दोस्तों ये कहानी दो ऐसे भाई बहनों की है जिसे उनकी माँ एक एटिक के अंदर बंद कर जाती है। अब वो लोग वहाँ पर अपनी लाइफ किस तरह बिताते हैं यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली में टोटल 6 लोग होते हैं, क्रिस्टोफर, कैथी, कोरल और 2 ट्विंस कोडी और कैरी। इनके पापा जिनका नाम भी क्रिस्टोफर ही होता है वो अक्सर अपने काम के चलते बाहर रहते थे। फिर एक दिन हम देखते हैं कि बहुत दिनों बाद क्रिस्टोफर अपने घर पर आया है और उसको देखकर उसके बच्चे और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्रिस्टोफर अपनी वाइफ के लिए एक बहुत ही महंगा नेकलेस लाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस्टोफर का प्रमोशन हुआ है और उसके काम के साथ साथ उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इसी खुशी में ये लोग आज रात को अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं, पर पार्टी में क्रिस्टोफर की जगह एक ऑफिसर आता है और उनको बताता है कि एक एक्सीडेंट में क्रिस्टोफर की डेथ हो गई है। अभी सुनते ही कोरल शॉक्ड हो जाती है और इसके बाद से ही वो डिप्रेशन में चली जाती है। फिर एक दिन कैथी कोरल से पूछती है कि आपने आगे के बारे में क्या सोचा है। तब कोरल उसको बताती है कि एक ऐसी औरत के लिए नौकरी करना बहुत ही मुश्किल है जो एक हाउसवाइफ हो और उसके 4 बच्चे। मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। अब इसी टेंशन में कोरल एक एड्रेस पर बार बार चिट्ठियां भिजवाती है और उसकी कई कोशिशों के बाद एक दिन कोरल को उसकी चिट्ठी का रिप्लाई आता है जिसको पढ़कर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कोरल अपने बच्चों को बताती है कि जिस एड्रेस पर वो चिट्ठियां भेज रही थी वो एड्रेस तुम्हारे नाना का है। इस पर कैथी उसे कहती है कि आपने तो बताया था कि हमारे कोई नाना नहीं है। जिस पर कोरल कहती है कि तुम्हारे डैड और मैंने भागकर शादी की थी, जिसके बाद से तुम्हारे नाना और नानी हमसे नफरत करने लगे, इसलिए तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि तुम लोग उनके बारे में कुछ भी जानो। कोरल उनको ये भी कहती है कि मेरे लिए 4 बच्चों का बोझ उठाना बहुत ही मुश्किल है और तुम्हारे नाना बहुत ही अमीर हैं, इसीलिए आज ही हमें वहाँ के लिए निकलना होगा। इसके बाद जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो बच्चों को वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो जगह बहुत ही सुनसान और डरावनी थी। तभी वहां पर हम कोरल की माँ ओलिविया को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खड़ूस होती है और वो उनको कहती है कि मुझे इस घर में किसी भी बच्चे की चिल्लाने की आवाज नहीं आनी चाहिए और तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए मेरे सभी रूल्स को मानना होगा और अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम सभी को इस घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसके बाद वो बच्चों को उनका रूम दिखाती है और कहती है कि जब तुम्हारी माँ यहाँ से जाएगी तो मैं इस रूम को लॉक कर दूंगी ताकि तुम लोग यहाँ से बाहर ना निकल सको, क्योंकि तुम्हारे नाना को ये नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पर हो। अब ये सुनते ही कैथी अपनी माँ से पूछती है कि आपने नाना को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। तब कोरल उसे बताती है कि तुम्हारे नाना तुम्हारे डैड से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, पर अब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और कभी भी टपक सकते हैं और उनके टपकते ही सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अब बच्चों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपनी माँ की बात मान लेते हैं। इसके बाद वो खड़ूस नानी उन बच्चों को इस घर के रूल्स बताती है। वो कहती है कि तुम लोग इस रूम से कभी भी बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें 3 बार खाने को दिया जाएगा और भाई बहन एक साथ ही एक बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और हाँ अगर छोटे बच्चों को खेलना है तो ऊपर एटिक में खेलना होगा। फिर जब ओलिविया वहाँ से चली जाती है तो वो सभी लोग एटिक देखने के लिए ऊपर जाते हैं, पर बच्चों को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदी थी। फिर एक दिन जब ये लोग ऊपर चिल्ला रहे होते हैं तभी वहाँ पर उनकी नानी आ जाती है। अब क्योंकि इन लोगों ने रूल्स तोड़ा था तो इनको सजा मिलनी ही थी, पर कोरल अपने बच्चों की सारी गलती अपने ऊपर ले लेती है जिस वजह से सजा भी कोरल को दी जाती है। फिर नानी कोरल के पीठ पर बहुत मारती है और उन सभी बच्चों को उनके निशान दिखाती है ताकि वो आगे से कभी भी रूल्स ना तोड़ें। फिर जाने से पहले उनकी नानी उन्हें कहती है कि तुम सब शैतान के बच्चे हो, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन कैथी अपने मॉम से पूछती है कि नाना नानी डैड से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तब कोरल उसे बताती है कि तुम्हारे नाना और मैं काफी करीब थे, वो ज्यादातर अपना टाइम मेरे साथ ही स्पेंड किया करते थे, जिस वजह से वो तुम्हारी नानी को टाइम नहीं देते थे, जिसके कारण वो मुझसे बहुत चिढ़ती थी। फिर एक दिन तुम्हारे नाना अपने भाई को यहाँ पर लेकर आए जो रिश्ते में मेरे अंकल लगते थे और उनके माँ बाप की डेथ हो चुकी थी। वो लड़का दिखने में बहुत ही अच्छा था जिस वजह से मैं उसे पसंद करने लगी और फिर एक दिन हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। इसके बाद से ही तुम्हारे नाना ने मुझे जायदाद से निकाल दिया और वो हम दोनों से नफरत करने लगे। अभी सुनकर कैथी को बहुत ही अजीब लगता है कि उसकी माँ ने अपने चाचा से ही शादी कर ली थी। अब ऐसे ही काफी हफ्ते बीत जाते हैं पर कोरल अपने बच्चों से मिलने नहीं आती, इसलिए दिनों को काउंट करने के लिए कैथी दीवार पर एक कैलेंडर बनाती है। फिर एक दिन जब कोरल उन लोगों से मिलने आती है तो वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। फिर कैथी उससे पूछती है कि तुम नाना को हमारे बारे में कब बताओगी, जिस पर कोरल उसे कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर आने से पहले कोरल और उसके डैड के बीच में ये बात हुई थी कि अगर तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं है तभी तुम इस घर में रह सकती हो, और कोरल ने उनको बोला था कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। अभी सुनकर कैथी को बहुत बुरा लगता है और उसको लगता है कि कोरल हमें यहाँ पर बंद करके अपनी जिंदगी मजे से जी रही है। अब कैथी अपने छोटे भाई बहनों का माँ की तरह ख्याल रखती है क्योंकि कोरल तो उनसे काफी हफ्तों तक मिलने तक नहीं आती, और फिर एक दिन जब वो उनसे मिलने आती है
तो वो उनके लिए नए कपड़े और गिफ्ट्स लेकर आती है। पर इन बच्चों के लिए इन गिफ्ट्स का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी एक कमरे के अंदर घुट घुट कर जी रहे थे। इसके बाद जब कोरल उनको बताती है कि आज घर में एक पार्टी है, तो कैथी और क्रिस्टोफर उससे उस पार्टी में जाने की जिद करते हैं। अब कोरल इसके लिए मान तो जाती है, पर वो कहती है कि तुम लोगों को सब कुछ छिप कर देखना होगा, और वो उन दोनों को एक टेबल के नीचे छुपा देती है। फिर वहां पर कैथी देखती है कि उसकी माँ पार्टी में बहुत ज्यादा खुश लग रही है, और वहीं पर हमें कोरल के फादर भी दिखाए जाते हैं, जो कि व्हील चेयर पर होते हैं। फिर जब पार्टी खत्म होने वाली होती है, तो कैथी और क्रिस्टोफर अपनी माँ को किसी आदमी को किस करते हुए देखते हैं। अब ये देखते ही कैथी तो वहां से चली जाती है, पर क्रिस्टोफर को वो घर देखना था, इसलिए वो वहीं पर रुककर पूरा घर देखने चला जाता है। अब जब ये बात कोरल को पता चलती है, तो वो क्रिस्टोफर को उसकी इस गलती के लिए मारने लगती है। फिर एक दिन कैथी क्रिस्टोफर को एक गंदी किताब पढ़ते हुए देख लेती है, और फिर बाद में वो इस बारे में कोरल को बताती है, जिस पर कोरल उसे कहती है कि लड़का और लड़की के बॉडी में उम्र के साथ साथ कई तरह के चेंजेस होते हैं, और ये बोलकर वो उसे एक बड़ी औरत की ब्रा देती है। फिर जब कैथी उस ब्रा को ट्राई करती है, तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है, और कैथी को इस तरह देखकर उसके मन में फीलिंग्स जागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी नानी आ जाती है, और उसको लगता है कि ये भाई बहन तो आपस में ही लगे हुए हैं। फिर नानी सजा के तौर पर कैथी को उसके बाल काटने को कहती है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो एक हफ्ते तक उनको खाने के लिए कुछ नहीं देगी। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो उनको खाने के लिए खाना तो दे देती है, पर रात को वो कैथी के बालों पर टार लगा देती है, जिस वजह से क्रिस्टोफर को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं। पर इसी दौरान वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, और उन दोनों के अंदर ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जागने लगती है। फिर अगले सीन में हम कोरल को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों से मिलने वहां पर 4-5 महीनों बाद आती है, और उनको बताती है कि मैंने उस पार्टी वाले लड़के से शादी कर ली है। अभी सुनकर क्रिस्टोफर और कैथी को बहुत गुस्सा आता है, और वो इस बात के लिए कोरल पर भड़कने लगते हैं। पर कोरल उनको शांत करने के लिए उनकी नानी के हाथों उनके लिए डोनट्स भिजवाती है। फिर अगले सीन में हम क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो कि बहुत ही चालाकी से उनके रूम की चाबी एक साबुन में प्रिंट कर लेता है, और ये लोग यहाँ से बहुत सारे पैसे चुरा कर भागने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए ये लोग रोज घर में चोरी करना भी शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन इनको चोरी करते हुए एक किताब मिलती है, जिसमें इंटीमेट की बहुत सारी पोजीशंस के बारे में लिखा हुआ था। अब उस किताब को पढ़कर उन दोनों के मन में फीलिंग्स उठने लगती है, और फिर वो दोनों वहीं पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन हम उनके छोटे भाई कैरी को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बीमार होता है, जिसके बाद कोरल को ना चाहते हुए भी उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। फिर कुछ दिनों बाद कोरल आकर बच्चों से कहती है कि कैरी को फूड पॉइजनिंग थी, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि इन सभी की ही तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है, पर ये लोग इतना पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं कि यहाँ से भाग पाएं, और ये लोग आज ही ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पर कोडी उन्हें बताती है कि इस चूहे की मौत हो गई, और ये वही चूहा है जिसको मैंने वो डोनेट दिया था, जो उनको उनकी मॉम ने भिजवाए थे। अब ये देखकर इनको पता चलता है कि इनकी मॉम ही अपने बच्चों को मारना चाहती थी, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपने नए पति के साथ आराम से बिता सके। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उनकी नानी आ जाती है, और उसको देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। नानी इन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर ये लोग लाइट्स बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि नानी को अंधेरे से डर लगता है। अब नानी अंधेरे से बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत करो। इस पर क्रिस्टोफर और कैथी उसे कहते हैं कि तुम तो हमें मारने वाली थी, पर नानी उन्हें बताती है कि डोनट्स में जहर डालने का प्लान तुम्हारी माँ का था। पर ये बात सुनकर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए उनकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी। इसके बाद वो तीनों ऊपर से रस्सी फेंक कर नीचे आ जाते हैं, और वहां से भाग जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे, और अपनी जिंदगी आराम से जी सकते थे। पर इन भाई बहनों के रिश्ते पूरी तरह बदल चुके थे, जो कि अब पहले जैसे नहीं हो सकते थे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में किसी तरह का रेडिएशन फैल चुका है, जिसके कारण दुनिया के लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच हम एन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि शहर से कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। एन ने अपने पूरे शरीर को कवर करके रखा था, ताकि उस पर रेडिएशन का कोई असर ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एन पहाड़ों पर अकेली रहती है, और यहाँ पर अभी तक रेडिएशन नहीं फैला है, जिसके कारण वो अभी तक जिंदा है। फिर घर आने पर एन अच्छे से अपने आप को साफ करती है, क्योंकि अगर रेडिएशन का एक छोटा सा भी हिस्सा उसकी बॉडी पर रह गया तो उसकी जान जा सकती है। एन यहाँ पर बहुत टाइम से अकेली रहती थी, और अक्सर ही वो जरूरी सामान लेने के लिए शहर जाया करती थी। फिर एक दिन जब वो अपने कुत्ते के साथ कहीं पर जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है, जो अपनी वैन को खींचता हुआ कहीं जा रहा था। इस आदमी का नाम लुमिस था, और उसने रेडिएशन से बचने के लिए एक सूट पहना था। फिर उसको उतारने के बाद लुमिस को काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि फाइनली उसे एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पर रेडिएशन अभी तक नहीं फैला था। इसके बाद लुमिस एक झरने में जाकर नहाने लगता है, पर तभी एन वहाँ पर आती है, और लुमिस को तुरंत वहाँ से बाहर निकाल। मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर
भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। निकलने को कहती है क्योंकि उस पानी में भी रेडिएशन था। अब लूमिस को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है वो तुरंत बाहर आ जाता है, पर तब तक लूमिस इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए उसे उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं। अब लूमिस बहुत ही मुश्किल से अपनी वैन के पास आता है और एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी इसलिए वो उस इंजेक्शन को नहीं लगा पाता। तभी वो एन को उसे वो इंजेक्शन लगाने को कहता है और एन उसे वो इंजेक्शन लगा देती है। अब क्योंकि लूमिस काफी ज्यादा बीमार हो चुका था इसलिए एन उसे अपने घर ले आती है और उसकी देखभाल करने लगती है। एन गॉड से प्रार्थना भी करती है कि लूमिस को कुछ ना हो, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत टाइम से अकेली रह रही है और वो फिर से अकेली नहीं होना चाहती। अब इसके कुछ दिनों बाद लूमिस की कंडीशन बेटर होने लगती है और फिर एक दिन जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी लूमिस एन को बताता है कि ये जगह पूरी तरह पहाड़ों से घिरी हुई है, इसलिए अभी तक यहाँ पर रेडिएशन नहीं पहुंचा। ये सुनकर एन उसे बोलती है कि ये जगह गॉड ने हमारे लिए बनाई है ताकि हम यहाँ पर जिंदा रह सकें। एन लूमिस को ये भी बताती है कि उसके फादर और भाई बाकी बचे हुए जिंदा लोगों को ढूंढने गए थे, लेकिन आज तक वो वापस नहीं लौटे। फिर अगले दिन जब एन खेत में काम कर रही थी तभी लूमिस उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, पर इस पर एन उसे बोलती है कि इसमें पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल पंप बिजली से चलता है जो काफी सालों से यहाँ पर नहीं है। पर इस पर लूमिस उसे बोलता है कि हम बिना बिजली के भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकाल सकते हैं। और फिर जब एन उसके इस तरीके को ट्राई करती है तो वो पेट्रोल निकालने में कामयाब रहती है। फिर रात को जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो एन के पूछने पर लूमिस उसे बताता है कि वो अपने बाकी सर्वाइवर दोस्तों के साथ सरकार के दिए हुए बंकर में रह रहा था, लेकिन उसे वहां पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो वहां से निकल गया। लूमिस बोलता है कि उसे इतना तो विश्वास था कि दुनिया में ऐसी कोई ना कोई जगह तो जरूर होगी जहां पर रेडिएशन ना पहुंचा हो, और फाइनली उसे ये जगह मिल चुकी है। फिर अगले दिन मछलियां पकड़ते हुए एन लूमिस को बताती है कि हमारा जनरेटर खराब हो चुका है और उससे फ्रीजर चलना बंद हो गया है, जिस वजह से उसे खाना स्टोर करने को लेकर दिक्कत हो रही है। फिर जब लूमिस को पता चलता है कि एन के पास जनरेटर है तो वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी लूमिस उसे ठीक नहीं कर पाता। पर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एन को कहता है कि हम झरने के पानी की मदद से बिजली पैदा कर सकते हैं, पर इसके लिए उनको एक लकड़ी के बड़े से पहिए की जरूरत पड़ेगी। फिर पहिया बनाने के लिए लूमिस चर्च को तोड़ने का डिसाइड करता है, पर एन उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ये चर्च ही उसके परिवार की आखिरी निशानी है, क्योंकि इसे एन के फादर ने बनाया था। फिर उसी रात लूमिस बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और वो एन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर एन लूमिस को इस तरह देखकर वहां से भाग जाती है। फिर अगले दिन उठने पर लूमिस को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो एन के पास जाकर उससे कल रात की हरकत के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जब एन चर्च में पियानो बजा रही थी तभी उसे खिड़की पर किसी आदमी की परछाई दिखती है। ये देखकर एन को लगता है कि शायद वो लूमिस होगा, पर जब एन उससे इस बारे में पूछती है तो लूमिस उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता वो कौन था। फिर उसी रात एन तैयार होकर घर पर लूमिस के साथ कैंडल लाइट डिनर करती है, और डिनर के बाद जब एन लूमिस के करीब आने लगती है तो लूमिस उसे वहीं रोक देता है और कहता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए, जिस पर एन भी उसकी इस बात से एग्री करती है। फिर अगले दिन एन लूमिस के पास आती है और वो चर्च को तोड़कर पहिया बनाने की बात पर एग्री हो जाती है, पर इस पर लूमिस उसे मना कर देता है और कहता है कि हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। कुछ देर बाद एन को सेलेब नाम का एक और आदमी मिलता है और वो उसे अपने घर ले आती है, पर लूमिस को सेलेब का वहां आना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद लूमिस जब सेलेब की रेडिएशन लेवल को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सेलेब के अंदर थोड़ा बहुत रेडिएशन है, जिस वजह से वो उसे बाहर ही रुकने को कहता है। पर ये सब एन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लूमिस को कहती है कि हमें उसे घर के अंदर ले आना चाहिए क्योंकि वो पूरी रात बाहर नहीं रह पाएगा। अब लूमिस भी एन की बात मान लेता है और वो सेलेब को घर के अंदर आने के लिए बुला लेते हैं। इसके बाद जब वो तीनों साथ में खाना खा रहे थे तो लूमिस उनको अपनी एक कहानी बताता है कि एक बार जब वो पानी लेकर वापस अपनी वैन की तरफ आया तो वहां पर उसने एक लड़के को देखा जो रेडिएशन से तड़प रहा था। फिर वो लड़का लूमिस के हाथ में बंदूक देखकर उसे गोली मारने को कहता है, पर लूमिस ने ऐसा नहीं किया और वो उसे वहीं छोड़कर वहां से चला गया। इसके बाद सेलेब भी अपनी कहानी सुनाता है और वो बताता है कि जब रेडिएशन फैलना शुरू हुआ था तो वो अपने दोस्तों के साथ माइन में काम कर रहा था, पर रेडिएशन की वजह से वो लोग वहीं फंस गए। फिर कुछ दिनों बाद कुछ लोग वहां से बाहर निकलने की जिद करने लगे, जिस वजह से उन सभी में आपस में लड़ाई हो गई और सभी ने एक दूसरे को मार डाला, जिसमें वो सिर्फ अकेला ही बचा था। फिर लंच के बाद एन लूमिस से पूछती है कि तुमने मुझे उस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर लूमिस उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि वो तुम्हारा भाई होगा और मैंने उस दिन उसे शूट कर दिया था। अभी सुनने के बाद एन लूमिस को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे भी पता था कि रेडिएशन की वजह से उसका भाई वैसे भी मरने ही वाला था। फिर जब अगले दिन लूमिस और सेलेब जंगल में शिकार कर रहे थे तब लूमिस सेलेब को पानी से बिजली पैदा करने के बारे में बताने लगता है और उसे भी वो आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन वो तीनों मिलकर चर्च को तोड़ने लगते हैं, तभी सेलेब एन को उसके साथ वॉक पर चलने को कहता है।
फिर जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब सेलेब एन को लूमिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और एन को कहता है कि लूमिस भगवान को नहीं मानता, इसलिए उसने तुम्हारे चर्च को तोड़ने का फैसला किया। पर इस पर एन उसे कहती है कि भले ही लूमिस भगवान को नहीं मानता पर वो ये सब हमारी मदद के लिए कर रहा है। इसके बाद जब वो दोनों साथ में वापस आ रहे थे तो लूमिस उन्हें वहां पर देख लेता है और उन्हें साथ में देखकर लूमिस को उनसे जलन होने लगती है। फिर रात को लूमिस एन को बुलाकर कहता है कि अगर तुम सेलेब को पसंद करती हो तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं और तुम दोनों एक साथ में रह सकते हो। पर यह बात एन को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि एन और लूमिस में बातें होना बहुत कम हो जाती हैं। दूसरी तरफ वो पहिया भी बनकर तैयार हो चुका था, इसलिए वो इस खुशी में उस रात को पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद वो तीनों साथ में लेक पर नहाने भी जाते हैं, पर उसके बाद ही लूमिस एन के पास आकर उसे अपनी दिल की बात बता देता है कि अब वो उसे पसंद करने लगा है। पर एन इस पर उसे कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब लूमिस भी बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए वो घर आते ही सो जाता है। पर वहीं एन को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सेलेब और लूमिस में से किसे चुने, क्योंकि अब वो उन दोनों को ही पसंद करने लगी थी। अब इसी कंफ्यूजन में एन सेलेब के पास जाती है और वो दोनों पूरी रात एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन जब लूमिस सोकर उठता है तो वो देखता है कि एन और सेलेब कुछ अलग ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में कल रात को कुछ तो हुआ था। इसके बाद लूमिस और सेलेब पहिया फिट करने के लिए झरने के पास जाते हैं और पहिया भी काम करना शुरू कर देता है। तभी सेलेब लूमिस का सूट पहनकर झरने में उतरकर काम कर रहा था और वहीं लूमिस सेलेब की केबल को पकड़कर उसे सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद जब सेलेब काम खत्म करके ऊपर आ रहा होता है तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है। पर तभी लूमिस सूट की केबल को पकड़कर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर उसने सेलेब को यहाँ से नीचे फेंक दिया तो वो एन की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके बाद सीन यहीं कट होता है और लूमिस जब घर वापस आता है तो एन उसे पिछली रात के लिए माफी मांगती है। इस पर लूमिस उसे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं और सेलेब भी दूसरे शहर जाने के लिए यहाँ से निकल चुका है। अभी सुनकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि लूमिस ने सेलेब को पहाड़ से नीचे फेंककर मार दिया है। फिर इसके बाद लूमिस जनरेटर को चालू करता है और पूरे घर में बिजली आ जाती है, जिससे एन को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जब एन पियानो बजा रही थी तो लूमिस वहां पर आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। जरा सोचो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे कमरे में फंस जाओ जहां से निकल पाना नामुमकिन हो और साथ ही आपके पास वहां खाने पीने के लिए भी कुछ ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पूरी रात शराब पीने के बाद जब अगले दिन उठता है तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो अपने साइड में देखता है कि एक मरा हुआ चूहा उसके बगल में पड़ा था। वो उसे देखकर डर जाता है और फिर जब अपने कमरे में चारों तरफ देखता है तो वो पाता है कि वो एक कमरे में फंस गया है जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी है। वहीं उस मरे हुए चूहे के पास बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी और कुछ तो उसे खाने में बिजी थीं। फिर वो आदमी अपनी घड़ी में देखता है कि सुबह के 9 बज रहे थे। उसने वो लोहे का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो दरवाजा जोर जोर से पीट कर चिल्लाने लगता है लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस कमरे में कब और कैसे पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसको जोर का टॉयलेट आ जाता है तो वो वहीं पर कर देता है। अब पहले तो उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। उसे लग रहा था कि ये काम फ्लेचर नाम के एक आदमी का है जो उसके साथ काम करता था। फिर वो उसे मजाक में कहने लगता है कि वो बाहर आते ही उसे काम से निकाल देगा। लेकिन जब टाइम बीत जाता है तो उसे पता चलता है कि बाहर और कोई भी नहीं है। वो अपने जेब से फोन निकालकर फ्लेचर को फोन करने लगता है लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं होते, जिसका मतलब था कि अब वो बाहर किसी से संपर्क नहीं कर सकता। इसके बाद वो उस कमरे में मौजूद उस लोहे की अलमारी को भी खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो भी पूरी तरह से बंद थी। फिर वो उस कमरे में घूमकर वहां पर छिपे कैमरे को भी ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से अपने कॉलीग्स पर चिल्लाने लगता है। फिर वो अपनी बेल्ट निकालता है और उससे लोहे के दरवाजे को पीटने लगता है, लेकिन इससे भी जब कुछ नहीं होता तो वो थक कर बैठ जाता है। उसने काफी टाइम से कुछ खाया भी नहीं था तो वो चिल्लाकर कहने लगता है कि अगर उसे अभी भी बाहर नहीं निकाला तो वो सभी को पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन फिर भी बाहर से उसे कोई जवाब नहीं आता। अब ऐसे ही पूरा एक दिन बीत जाता है। वो नींद से उठकर अपना फोन चेक करता है लेकिन तभी वो फोन भी उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट जाता है। वहाँ न खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना था, इसलिए वो अपना जूता उतारता है और उसमें ही टॉयलेट करके उसे पी जाता है। अब अकेलेपन और भूख की वजह से वो पागल होता जा रहा था। तभी अचानक उसे ऊपर लगी ट्यूबलाइट में एक चाबी दिखाई देती है।
वो तुरंत उस लाइट को तोड़कर चाबी को बाहर निकालता है और फिर उस चाबी की मदद से वो उस लोहे की अलमारी को खोल लेता है, जिसके अंदर उसे ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर और कुछ खुदाई करने के औजार मिलते हैं। वो उन औजारों की मदद से उस लोहे के गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजे पर एक निशान तक नहीं पड़ता। फिर वो वेल्डिंग मशीन से दरवाजे को जलाने लगता है, लेकिन उसे वो चलानी नहीं आती थी। तभी वेल्डिंग मशीन की आग देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो उस आग का इस्तेमाल करके कमरे के फायर अलार्म को चालू करने की कोशिश करता है ताकि उसे थोड़ा पानी मिल सके, लेकिन वहां लगा वो अलार्म नकली होता है। इसके बाद वो छैनी हथौड़ी से दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे कुछ भी नहीं होता। अब भूख और प्यास से परेशान होकर वो डिप्रेशन में जाने लगता है, जिसके बाद वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उस अलमारी को जोर जोर से पीटने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से शांत होकर बैठ जाता है। तभी उसे दीवार में एक छेद दिखाई देता है और वो जल्दी से छैनी और हथौड़ी लेकर उसे तोड़ने लगता है। दरअसल वो वहाँ पर एक सुरंग बनाकर वहाँ से निकलने का प्लान बना रहा था। अब धीरे धीरे उस कमरे में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा था, इसलिए वो वहाँ पर पड़ी ऑक्सीजन को ले लेता है, लेकिन तभी उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से उसे चक्कर आने लगते हैं। वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को बंद करता है और उस मरे हुए चूहे को देखता है जिस पर कीड़े लगे हुए थे, जिसके बाद वो जिंदा रहने के लिए उन कीड़ों को भी उठाकर खा जाता है। फिर लंच के बाद वो सुरंग बनाने का काम जारी रखता है। अब काफी मेहनत के बाद उसने वो छेद बड़ा कर दिया था और उसे दीवार के अंदर मौजूद लोहे के सरिये दिखाई देने लगे थे। फिर वो उस वेल्डिंग मशीन की मदद से उन सरियों को काट देता है और सुरंग बनाना फिर से जारी रखता है। कुछ ही देर बाद उसे वहाँ पर रोशनी दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब वो छेद इतना बड़ा हो चुका था कि वो उससे बाहर निकल जाए, लेकिन फिर जैसे ही वो उस दीवार से दूसरी तरफ जाता है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि दूसरी तरफ भी वो वैसे ही एक कमरे में आ चुका था, जिसका मतलब था कि उसकी सारी मेहनत खराब हो चुकी थी। अब वो गुस्से में पागल होकर उस लोहे के दरवाजे को पीटने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो शांत होकर कमरे में इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ पर कोने में एक लोहे का बॉक्स दिखाई देता है। फिर वो उस बॉक्स को ओपन करता है और पाता है कि उसके अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी है। फिर जब वो आदमी उस लड़की को जगाता है तो वो लड़की बुरी तरह डर जाती है। फिर जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे। वो लड़की डरकर उसी के ही पुराने कमरे में जाकर छिप जाती है। अब उस आदमी में उस लड़की को कुछ भी समझा पाने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो रात गुजारने के लिए उसी बॉक्स में ही सो जाता है। लेकिन फिर आधी रात को ही वो डरी हुई लड़की आकर उसे जगा देती है। वो उस आदमी को सुरंग बनाने का काम जारी रखने के लिए कहती है, लेकिन अब भूख प्यास की वजह से उसमें अब कुछ भी करने की ताकत नहीं बची थी। इतने दिन काम करते करते उसके हाथों पर चोट आ गई थी और अब उसे आराम की सख्त जरूरत थी। अब वो लड़की खुद ही वो औजार उठाकर सुरंग खोदना शुरू कर देती है, लेकिन उससे ये काम कर पाना इतना भी आसान नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उसे भी टॉयलेट आ जाता है और वो दूसरे कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे वही रोक देता है और इशारा करके कुछ समझाने लगता है। वो उसे अपना जूता देता है और उसे अपना टॉयलेट इसी में करने को कहता है ताकि वो उससे अपनी प्यास बुझा सके। अब वो लड़की पहले थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो उसकी बात मानकर उसके जूते में टॉयलेट कर देती है, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी को ये भी करना पड़ता है। अब वो लड़की उसकी भाषा तो नहीं समझती थी, लेकिन उस आदमी को देखकर वो समझ गई थी कि यहाँ पर जिंदा रहने के लिए उसे क्या करना होगा। वो आदमी उसे कीड़े खाना भी सिखाता है, लेकिन वो लड़की कीड़े खाने से साफ मना कर देती है। इसके बाद वो आदमी उस कमरे की दीवार पर छेद करने के काम में लग जाता है, लेकिन काफी टाइम तक लगे रहने के बाद भी वो उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही छेद कर पाता है। अब ये देखकर वो लड़की निराश होकर रोने लगती है, लेकिन उसे रोता देखकर वो आदमी गाना गाने लगता है, जिसमें वो लड़की भी उसके साथ गाती है। लेकिन तभी गलती से उस आदमी के हाथ पर हथौड़ा लग जाता है, लेकिन तभी लड़की तुरंत अपने सिर का कपड़ा निकालकर उसके घाव पर लगा देती है। अब देखते ही देखते उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर वो दोनों साथ में खुदाई करने लगते हैं। तभी अचानक लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप ही घूमने लगता है। वो दोनों भागकर उसके पास जाते हैं, लेकिन तभी वो ताला फिर से घूमकर पहले जैसा हो जाता है। अब काफी देर तक ट्राई करने के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि जब तक वो दरवाजे की तरफ पीट करके रखेंगे तब तक वो दरवाजा खुला रहेगा। अब धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ पीट करके उसके पास जाते हैं, जिससे वो उस दरवाजे को खोल लेते हैं और तीसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। लेकिन बदनसीबी से ये भी वैसा ही कमरा था, जिसमें एक खाली कब्र रखी हुई थी और बाकी 2 कमरों की तरह लोहे का दरवाजा भी था। तभी लड़की जल्दी से पिछले कमरे के सारे औजार लेकर वहां पर आ जाती है। इसके बाद वो दोनों इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी काफी कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा बंद ही रहता था। अब उनके पास वो कब्र खोदकर सुरंग बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब उस आदमी के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उसने इतना ज्यादा काम नहीं करा था। तभी उस आदमी के शरीर में बुखार आना शुरू हो जाता है। अब उस आदमी को लगने लगता है कि शायद उन्हें यहाँ पर जिसने कैद किया है वो उन दोनों को एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहता है, इसलिए बाहर निकलने के लिए उनमें से एक को मरना होगा।
अब ये सब कुछ खत्म करने के लिए वो आदमी उस लड़की को मारने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अब उस आदमी की जिंदा रहने की सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो खुद को ही उस कब्र में बंद कर लेता है और मौत का इंतजार करने लगता है। वहीं वो लड़की उसे थप्पड़ और घूंसे मारकर जगाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फिर वो उस आदमी को बाहर निकालती है और उसे जमीन पर लेटाकर सुला देती है। अब वो भी सबसे तंग आ गई थी, इसलिए वो दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे बाहर से कोई आवाज नहीं आती। इसके बाद वो अपने आंसुओं से उस आदमी की प्यास बुझाती है, क्योंकि अगर वो आदमी मर गया तो वो लड़की भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। फिर कुछ देर बाद वो लड़की अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। वहीं बेहोशी की हालत में भी वो आदमी समझ जाता है कि वो लड़की उसके साथ क्या कर रही है, जिसके बाद जैसे तैसे वो लड़की उसे जगाए रखने की कोशिश करती है, जिसके कुछ ही देर बाद वो दोनों थककर जमीन पर सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब उस आदमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो लड़की उसके पास ही सो रही है। फिर वो रेंगते हुए दूसरे कमरे तक जाता है और बॉक्स में से एक कपड़ा उठाकर उसे उस लड़की को उड़ा देता है, जिसके बाद वो कमजोरी से एक बार फिर बेहोश हो जाता है। तभी उसे ताले की घूमने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दोनों तुरंत उड़ जाते हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी वो दोनों पीठ दिखाकर दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। अब वो आदमी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो खुद से चल भी नहीं पा रहा था। तभी वो लड़की किसी तरह उसे सहारा देकर अपने साथ दरवाजे तक ले जाती है। फिर वो उस दरवाजे को खोल लेते हैं और एक खूबसूरत सी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं थी और इतना सुंदर नजारा उन दोनों ने आज तक नहीं देखा था। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खुशी से मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि इतनी मुश्किलें सहने के बाद उन्हें इसका अंत इतना खूबसूरत जो मिला था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सेंग्यू होता है। सेंग्यू के पास ना तो कोई जॉब है और ना ही उसका कोई दोस्त है, और उसके माता पिता की भी कई सालों पहले डेथ हो चुकी है। हालांकि उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो पिछले 6 महीनों से ठीक से सोया ही नहीं है, क्योंकि जब भी वो सोने की कोशिश करता है तो उसे सपनों में एक राक्षस दिखाई देता है जो उसे जान से मार देता है। आज रात सेंग्यू मेट्रो में ट्रेवल करने का सपना देख रहा होता है, तभी अचानक वही राक्षस उसके सामने आकर उसका सिर पकड़ता है और फिर मेट्रो में छेद करके उसका सिर पटरी से रगड़कर उसे मार देता है। लेकिन उसके मरते ही उसकी आंख खुल जाती है और वो फिर से कुछ लिखने का ट्राई करता है, लेकिन तभी अचानक उसका मकान मालिक दरवाजा नॉक करता है और ऐसा दिखाता है जैसे कि वो उसके लिए खाना लेकर आया हो। लेकिन सेंग्यू कमरे की खिड़की से कूदकर भाग जाता है, क्योंकि उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे। फिर जब सेंग्यू सड़क पर चल रहा होता है तो वो उन सभी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर को याद करता है जिनसे उसने अपने सपनों के बारे में बात करी थी, लेकिन उनमें से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जो सेंग्यू के सपनों को लेकर उसकी मदद कर सके। फिर वो एक फूड स्टॉल पर जाता है। हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। और एक एगलेस पैनकेक मांगता है, क्योंकि अंडे वाला पैनकेक खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन फूड स्टॉल का मालिक सेंग्यू पर तरस खाकर उसे फ्री में ही अंडे वाला पैनकेक दे देता है। अब जब तक उसका पैनकेक बनकर तैयार हो रहा होता है, तब तक वो गली के दूसरी तरफ एक कैफे को देखता है जहाँ पर हुआर नाम की एक लड़की काम कर रही होती है। सेंग्यू हुआर से बहुत प्यार करता है और वो उससे सालों पहले एक क्लब में मिला था जहाँ पर वो एक म्यूजिक शो कर रही थी। सेंग्यू को हुआर की आवाज बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो तब से सिर्फ उसी के बारे में ही सोचता रहता है। तभी सेंग्यू का पैनकेक तैयार हो जाता है और वो उसे मजे से खाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से उसका मैनेजर सेंगजी आ जाता है, जिसको देखकर वो घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है, जिस दौरान वो अपना पैनकेक भी नीचे गिरा देता है। लेकिन सेंग्यू ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और सेंगजी उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ सेंग्यू उसे नूडल्स खाते हुए देखता है। तभी सेंग्जी उसे डांटने लगता है क्योंकि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया और टाइम पर स्क्रिप्ट डिलीवर नहीं की। सेंग्यू उसे अपने सपनों वाली बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, जिस वजह से स्क्रिप्ट अभी तक तैयार नहीं हुई। लेकिन सेंग्जी उसका कोई बहाना नहीं सुनता और वो उसे 10 दिनों के अंदर स्क्रिप्ट को पूरा करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद सेंग्यू वापस अपने अपार्टमेंट में आता है और देखता है कि उसका सामान गेट के बाहर पड़ा है और गेट भी लॉक्ड है, जिसका मतलब उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर फेंक दिया है। फिर वो रात बिताने के लिए कैफे में जाता है और अपने लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से वो कुछ लिख नहीं पाता और आखिर में जाकर सो जाता है। तभी अचानक उसके पीछे वही राक्षस आ जाता है जो कि पहले भी उसके सपने में आया था। वो अपनी जंजीरों से सेंग्यू का गला दबाता है और उसका सिर टेबल पर मारता है
अब एक बार फिर अपने सपने में मरने के बाद जब वो सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। अब सेंग्यू के लिए सपने और हकीकत एक जैसे हो चुके थे, इसलिए वो सेंगजी को मैसेज करता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो खुदकुशी कर रहा है। सेंग्जू हुआर के कैफे के सामने वाली बिल्डिंग को चुनता है और उसकी छत पर जाकर वहां से कूदने की पूरी तैयारी कर लेता है। फिर वो जैसे ही कूदने वाला होता है तभी वहां पर वो फूड स्टॉल वाला आदमी आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उसके साथ बैठता है और उसे खाने के लिए फ्री में पैनकेक भी देता है। फिर सेंग्यू उसे अपने सपनों के बारे में बताता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि अब जब भी तुम वैसा सपना देखो तो तुम्हें आई एम ड्रीमिंग बोलना है, इससे तुम फौरन अपने सपनों से वापस आ जाओगे। अब सेंग्यू देर रात तक उसी छत पर हुआर को देखता रहता है। फिर रात को वो अपना फोन बेच देता है जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाए और वो उनसे अपने लिए खाना खरीद सके। फिर सेंग्यू एक स्टोर में जाता है और वहां से कुछ चीजें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो वहां पर लगे हुए कैमरास को देखता है तो वो अपना मन बदल लेता है। जिसके बाद वो खाना खरीदता है और स्टोर के बाहर बैठकर खाने लगता है। तभी अचानक वहां पर हुआर आती है, जिसको देखकर वो चौंक जाता है। उसे लगने लगता है कि ये सब सच है, लेकिन तभी वो उस राक्षस में बदल जाती है और वो राक्षस सेंग्यू को कांच की तरफ धक्का देना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोर मैनेजर को लगता है कि शायद सेंग्यू को कोई पैनिक अटैक आ रहा है, इसलिए वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करने लगती है। फिर वो राक्षस सेंग्यू को उठाकर अपनी तलवार से मारता है और उसे कांच की खिड़की से स्टोर के अंदर फेंक देता है। तभी सेंग्यू उस फूड स्टॉल वाले आदमी की बातों को याद करता है। वो उस तलवार को पकड़े रहता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग। तभी वो अपने सपनों से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में उस राक्षस की तलवार आ जाती है। फिर सेंग्यू स्टोर मैनेजर की बुलाई हुई एम्बुलेंस के आने से पहले वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो उस तलवार को अपने पास सुरक्षित रख के वो पूरी रात एक पार्क में बिताता है। फिर अगली सुबह वो उस तलवार को बेचने के लिए एक एंटीक शॉप में जाता है, जहां सभी दुकानदार उस तलवार को खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। सेंग्यू को लगने लगता है कि उसके हाथ एक बहुत ही कीमती चीज लगी है और फिर सारी दुकानों में जाने के बाद आखिर में वो एक दुकानदार से मोलभाव करके उस तलवार को 20,000 में बेच देता है। फिर सेंग्यू बिना समय गवाए उन सारे पैसों को जल्दी से खर्च करना शुरू कर देता है। वो उनसे लैपटॉप खरीदता है, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक फैंसी से होटल में रहता है। साथ ही सेंग्यू शेविंग करके अपना लुक भी बदल लेता है। फिर जैसे ही रात होती है वो नींद की गोलियां खा लेता है और सपना आने का इंतजार करता है। तभी उसे सपना आता है और वो अपने रूम से निकलकर बाहर कॉरिडोर में आ जाता है। फिर वो एक फ्लावर पॉट को उठाता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो थोड़ा और पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां दीवार तोड़कर वही राक्षस आ जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है। राक्षस उसे कुल्हाड़ी से मारकर इधर उधर फेंकता है, जिससे उसे काफी चोटें लगती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सेंग्यू उस कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और जल्दी से कहता है आई एम ड्रीमिंग। जिसके बाद वो एक बार फिर से अपने हाथों में राक्षस की कुल्हाड़ी लेकर जागता है और उसकी सारी चोटें भी ठीक हो जाती हैं। फिर अगली सुबह वो वापस उसी दुकानदार को वो कुल्हाड़ी बेच देता है और उससे मिले सारे पैसे तुरंत खर्च कर देता है। फिर आज रात को वो एक नया प्लान बनाता है। वो सोने से पहले एक किताब में पुराने जमाने के म्यूजियम्स की तस्वीरें देखता है ताकि वो म्यूजियम उसके सपने में आ सके। अब उसकी ये चाल काम कर जाती है क्योंकि सपने में वो उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है। फिर सेंग्यू अपने चारों तरफ देखता है और वहां पर पड़ी सभी एंटीक चीजों को देखने लगता है। फिर वो उनमें से सबसे महंगी चीज को चुनता है और वहां पर बैठकर राक्षस के आने का वेट करने लगता है। लेकिन इस बार वो राक्षस एक मशीन गन लेकर आता है जो कि सेंग्यू के प्लान से बिल्कुल अलग था। अब ये देखकर सेंग्यू दौड़ना शुरू कर देता है और गोलियों से खुद को बचाने लगता है, लेकिन आखिर में राक्षस उसे पकड़ लेता है और मार देता है। अब सेंग्यू वापस अपने होटल के बेडरूम में जागता है, लेकिन वो उस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से नींद की गोलियां खाता है और वापस सपने में चला जाता है। वो फिर से दौड़ना शुरू कर देता है और इस बार वो एक लंबी छलांग लगा के दोनों एंटीक चीजों को पकड़कर तुरंत कहता है आई एम ड्रीमिंग और अपने होटल के बेडरूम में दोनों चीजों को ले आता है और अपने इस काम में कामयाब हो जाता है। अब इस बार सेंग्यू उन एंटीक्स को प्रोफेशनल एंटीक डीलर्स के पास ले जाता है ताकि वो अमीर लोगों से बिजनेस करके ज्यादा पैसे कमाए और अपना एक एम्पायर खड़ा कर सके। अब उसे उस खजाने के बदले $2 मिलियन मिलते हैं। जिसके बाद जब वो उन डीलर से मिलकर बाहर आता है तो रास्ते में उसे सेंगजी मिलता है। वो काफी गुस्से में उसके पास आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सेंग्यू मर चुका है। फिर सेंग्यू उसे एक आलीशान होटल में खाने के लिए इनवाइट करता है और उसके पैसे उसे वापस देता है जो सेंगजी ने उसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। फिर अगले दिन सेंग्यू हुआर के कैफे में जाता है और वहाँ कॉफी ऑर्डर करने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है, लेकिन हुआर उसे पहचानने से मना कर देती है। फिर उसी रात सेंग्यू सेंगजी के साथ डिनर पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। सेंगजी उसकी सक्सेस का राज जानना चाहता था, इसलिए वो सेंग्यू को उसके होटल के कमरे में ले जाता है और फिर उसे बेड पर लिटाने के बाद वो वहां से जाने का नाटक करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आता है और सेंग्यू के वॉलेट और चेकबुक को देखता है।
लेकिन वो तब चौंक जाता है जब वो सेंग्यू को सोने की बहुत सारी चैनों के साथ जागते हुए देखता है, जिसके बाद सेंगजी भी उसका राज जान जाता है। फिर अगले दिन सेंग्यू हुआर से उसका कैफे खरीद लेता है और उसके साथ ये डील करता है कि अगर उसे प्रॉफिट हुआ तो हम पैसे आधे आधे कर लेंगे और अगर लॉस हुआ तो सारे पैसे मैं दूंगा। अब हुआर सेंग्यू की इस बात से काफी इम्प्रेस हो जाती है और आज रात को उसे डिनर पर इनवाइट करती है, जहाँ पर वो दोनों अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं। फिर सेंग्यू वापस अपने होटल के रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो फिर से सपनों में चला जाता है और सेंगजी वहीं बैठकर उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब वो अपने सपनों में बैंक लूटता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि अब वो इन सभी चीजों में एक्सपर्ट हो चुका है। उसका अपने सपनों पर पूरा कंट्रोल है और वो अपने दिमाग से इन सभी चीजों को अपने इशारों पर नचाता है। वहीं राक्षस भी इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे भी मुंह तोड़ जवाब देना सीख चुका है। सेंग्यू अपने सपनों से लाल रंग की एक लग्जरी कार भी लाता है और साथ ही वो गिफ्ट के तौर पर एक पैसों से भरा हुआ बैग फूड स्टॉल वाले आदमी के पास भी रख देता है, क्योंकि उसने उसे कई बार फ्री में खाना दिया था। फिर कैफे बंद होने के बाद सेंग्यू हुआर के साथ वॉक पर जाता है और थोड़ी सी बातचीत के बाद हुआर गैस कर लेती है कि सेंग्यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। अब सेंग्यू पकड़ा ना जाए इसलिए उसने एक स्क्रिप्ट लिखी और सेंगजी को पढ़ने के लिए दी। तब तक वो एक सपना देखता है और जैसे ही सेंग्यू नींद से उठता है तो वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होने की वजह से सेंगजी उसे पढ़कर रो रहा होता है। अब क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी इसलिए वो दोनों उस स्क्रिप्ट को एक फिल्म कंपनी को बेचने का प्लान बनाते हैं। साथ ही बेस्ट एक्टर्स को हायर करने के लिए वो उस कंपनी को पैसे भी देते हैं ताकि वो मूवी हिट हो जाए। कुछ दिनों बाद सेंग्यू अपने सपने में कुछ अजीब सी चीज नोटिस करता है। वो वहाँ पर एक राक्षसी मोंग को देखता है जो कि अपनी गर्दन को नीचे कर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर जब वो उसके शरीर से उसकी गोल्डन बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है तो सेंग्यू की उंगलियां गायब होने लगती हैं और जलने लगती हैं, लेकिन सेंग्यू फिर भी हार नहीं मानता और अपना हाथ पीछे लेने के बाद वो फिर से उस बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। फिर एक रात सेंग्यू हुआर को उसी बिल्डिंग की छत पर ले जाता है जहाँ से वो कभी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो उसे एक फायर क्रैकर शो दिखाता है जो कि उसने स्पेशल हुआर के लिए ही ऑर्गेनाइज किया था। फिर जब सेंग्यू अपने रूम में वापस पहुंचता है तो वहाँ पर सेंगजी आज रात का खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सेंग्यू उसे मना कर देता है और अकेला ही सो जाता है। फिर सपने में वो एक बहुत ही लंबी और खाली सी बिल्डिंग में पहुंचता है जहाँ पर बालकनी में उसका कोई इंतजार कर रहा होता है। सेंग्यू जैसे ही उसके पास जाता है वो देखता है कि ये तो बिल्कुल उसका हमशक्ल है। तभी सेंग्यू अचानक अपने सपने से बाहर आता है और अपने कंधे और चेहरे पर जले हुए निशान देखता है। फिर अगले दिन सेंग्यू फूड स्टॉल वाले आदमी के पास कुछ सलाह लेने के लिए जाता है, लेकिन फूड स्टॉल के पास पहुंचते ही उसके साइड में एक वैन आती है और कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर जब वो उसके सिर से कपड़ा उठाते हैं तो सेंग्यू देखता है कि वो उन गुंडों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और उन बदमाशों का लीडर चेंगजी होता है। फिर जब सेंगजी पैसे लेकर आता है तो चेंगजी के आदमी उससे पैसे छीन लेते हैं और उसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब क्योंकि सेंग्यू के पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो उन्हें बेहोश सेंगजी के साथ अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वो उन्हें अपने खुफिया कमरे में रखे एंटीक्स और महंगी महंगी चीजें दिखाता है। वहीं हुआर भी सेंग्यू से मिलने उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। फिर जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलती है तभी एक बदमाश उसके सर पर कपड़ा डालकर उसे भी किडनैप कर लेता है और उसी कमरे में ले जाता है जहाँ पर उन्होंने सेंग्यू को रखा हुआ था। वहीं चेंगजी हुआर को परेशान करता है और सेंग्यू को उकसाने लगता है। इसी दौरान शेंगजी को भी होश आ जाता है। वहीं हुआर चेंगजी को लात मारती है लेकिन वो बच जाता है। तभी सेंग्यू भी बदमाशों को दांत से काट लेता है और वो तीनों बचकर भाग जाते हैं, लेकिन वो तीनों ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि सेंग्यू का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। लेकिन तभी सेंग्जी उन बदमाशों को पकड़ लेता है ताकि सेंग्यू को भागने का समय मिल सके, लेकिन वो दोनों बदमाश सेंगी से ज्यादा ताकतवर थे इसलिए वो दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। वहीं सेंग्यू और हुआर जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं तभी एक बदमाश उन्हें पकड़ लेता है और उन दोनों के साथ मारपीट करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद सेंग्यू अचानक खुद को बहुत सारे खंडरों में पाता है जहाँ पर वो किसी काले पानी से ढका हुआ होता है और हिलने डुलने पर जल्दी ही वो उसके शरीर से उतर भी जाता है। फिर चारों ओर देखने के बाद वो एक चमकते हुए गेट को छूता है जिसमें दिखाया जाता है कि उस रात उसे स्टोर के बाहर एक एम्बुलेंस में ले जाया गया था। फिर जब ये खत्म हो जाता है तो वो वहाँ से निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग कहता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता बल्कि उसका ब्लड लॉस होने लगता है। तभी अचानक उसका शरीर बदलने लग जाता है और वो एक राक्षस बन जाता है। फिर उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है जिससे वो उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर जब वो दीवार टूट जाती है तो वो राक्षस सेंग्यू के रूम में आ जाता है। फिर वो राक्षस अपनी मशीन गन से सभी गुंडों को मार देता है, जिसके बाद वो सेंग्यू को मारने के लिए उसके पास जाता है और उसे भी मार देता है। तभी उसके मरते ही वो सभी एंटीक चीजें जो वो अपने सपनों से लाया था वो गायब होने लगती हैं, सेंग्यू के अपार्टमेंट से भी और उन सभी अमीर कलेक्टरों के घर से भी। फिर जब सेंग्यू को होश आता है तो वो खुद को वापस उसी स्टोर पर पाता है जहाँ पर हुआर राक्षस में बदल गई थी। वो देखता है कि अब तक उसके साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक लंबा सपना था और तब से सेंग्यू उसी स्टोर के बाहर ही सो रहा था।
तभी वहाँ पर हुआर आती है और क्योंकि उसने उसे उस कॉन्सर्ट में देखा था तो वो उसे पहचान लेती है। अब उसकी हालत देखकर हुआर को उस पर दया आ जाती है तो वो उसे अपने घर में ले जाकर खाना खिलाती है। फिर जब सेंग्यू नूडल्स खा रहा होता है तो हुआर उसे बताती है कि उसने उसकी लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी और उसे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी। कहती है कि वो स्टोरी एक बहुत ही अच्छे प्राइस में बिक सकती है और जब तक वो नहीं बिकती तब तक वो उसे अपने कैफे में काम करने की जॉब दे सकती है। अब ये सुनकर सेंग्यू टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद अपनी जिंदगी से खुश सेंग्यू खाना ऑर्डर करने के लिए जब उस फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो वो आदमी उसे उसके पैसों का बैग वापस देता है और उसे अपने पेट पर एक निशान दिखाता है क्योंकि उसके पास भी वही शक्तियां हैं जो सेंग्यू के पास हैं। वो इससे बहुत कुछ कर सकता था लेकिन उसने ये नॉर्मल जिंदगी जीना ही सही समझा। अब जैसे ही सेंग्यू उसकी ये कहानी सुनता है उसे उसके पीछे अपने आखिरी सपने का खंडर दिखाई देता है और साथ ही उसे पता चलता है कि उन गुंडों को मारने वाला राक्षस अब सेंग्यू का पीछा कर रहा है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जरा सोचो दोस्तों, अगर कोई पागल साइंटिस्ट वर्चुअल रियलिटी के कैरेक्टर्स को इस रियल वर्ल्ड में क्रिएट कर दे और इन कैरेक्टर्स को रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो क्योंकि ये कैरेक्टर्स ग्लास से खुद को हील करके हमेशा जिंदा रह सकते थे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम दो ऑफिसर्स पार्कर और जॉन को यूनिफॉर्म में सबवे से निकलते हुए देखते हैं। वहीं बाहर सभी लोगों ने एक जैसे ग्रे सूट्स पहन रखे थे। तभी अचानक वो दोनों भागकर ऊपर वाले फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग काफी अजीब बिहेव कर रहे थे, यहाँ तक कि वहाँ की हर चीज ऐसी फील हो रही थी जैसे कोई सिमुलेशन हो। उन दोनों ऑफिसर्स को रेस्टोरेंट के अंदर एक क्रिमिनल सिड 6.7 को ट्रैक करना था। सिड का मतलब होता है सैडिस्टिक, इंटेलिजेंट एंड डेंजरस, जो कि अब तक के सभी सीरियल किलर्स का मिक्सचर था। अब वो उन ऑफिसर्स को मिल जाता है और उनमें शूटिंग फाइट होने लगती है जिस दौरान सिड जॉन को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और फिर वो पार्कर को भी मारने वाला था कि अचानक वो दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक्चुअली में वीआर चेयर पर बैठकर मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। जोर जोर से हिल रहे थे जिसका मतलब था कि ये दोनों सिर्फ वर्चुअल रियलिटी में थे। अब उन दोनों को बाहर निकाला जाता है लेकिन तब तक जॉन की डेथ हो चुकी थी। यहाँ हमें बताया जाता है कि असलियत में इस मशीन को वर्चुअल सिस्टम के लिए टेस्ट किया जा रहा था ताकि उसे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा सके, लेकिन ये मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी और टेस्ट के लिए चुने गए जॉन और पार्कर भी एक्चुअल में क्रिमिनल्स थे। फिर नॉर्मल होने के बाद पार्कर अपने दोस्त चीफ बिली को बताता है कि सिड ने चीटिंग की थी क्योंकि वो इलेक्ट्रिक शॉक इस गेम का पार्ट नहीं था। अब ये सुनकर इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर एलिजाबेथ इसके प्रोग्रामर डॉक्टर डैरेल को ये प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहती है क्योंकि इसी प्रोग्राम ने सिड को क्रिएट किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में पार्कर भी एक फॉर्मल पुलिस ऑफिसर था जिसे एक पॉलिटिकल क्रिमिनल मैथ्यू को मारने की वजह से 17 साल की सजा हो गई थी। इसके बाद पार्कर को फिर से जेल में ले जाया जाता है जहाँ पर दूसरे कैदी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि पार्कर एक पुलिस ऑफिसर रह चुका था। तभी उसकी और एक कैदी बिग रैट की आपस में फाइट हो जाती है जिसके बाद ऑफिसर्स उसे काफी ज्यादा मारकर सेल में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ रिसर्च फैसिलिटी में डॉक्टर डैरिल स्क्रीन पर सिड से बात करते हुए उसे बताता है कि हमें ये वीआर प्रोग्राम बंद करना होगा क्योंकि उसके न्यूरल कैलिब्रेशन बढ़ाने से जॉन की डेथ हो गई थी। लेकिन तभी सिड क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है कि मुझे कभी बंद नहीं किया जा सकता। ये देखकर ऐसा फील हो रहा था कि सिड के पास रियल कॉन्शियस हो। उधर पार्कर एक साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन से मिलता है ताकि उसकी हेल्प से उसकी सजा कम हो सके। उधर फैसिलिटी में डॉक्टर डैरेल सिड के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाता है जिसके लिए वो एक और फेलो वर्कर क्लाइड से बात करने जाता है जो कि नैनोबोट नाम की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो डिजिटल वर्ल्ड में किसी भी चीज को उसके मॉड्यूल के बेस पर जिंदा कर सकते थे और जब तक वो मॉड्यूल उनके अंदर रहेगा ये क्रिएचर्स खुद को ग्लास की मदद से अपने आप ही ठीक करके जिंदा रह सकेंगे। फिर हम देखते हैं कि क्लाइड इसी तरह की एक और कैरेक्टर शीला 3.2 को स्क्रीन पर देख रहा होता है। तभी डॉक्टर डैरेल उसे कहता है कि तुम शीला को असली दुनिया में ले आओ वरना वीआर प्रोग्राम बंद होते ही वो भी खत्म हो जाएगी। अब उसकी ये बात क्लाइड को काफी अच्छी लगती है जिसके बाद वो उसे शीला का मॉड्यूल लेकर अपनी लैब में आने को कहता है। लेकिन तभी डॉक्टर डैरेल शीला के मॉड्यूल को सिड के मॉड्यूल से बदल देता है। यहाँ क्लाइड उसे अपना बनाया हुआ एआई स्नेक दिखाता है जिसने उसे जिंदा कर लिया था। क्लाइड उस स्नेक को काट भी देता है लेकिन फिर ग्लास के करीब जाते ही वो स्नेक सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स को यूज करके खुद को तुरंत ही हील कर लेता है। अब ये देखकर डॉक्टर डैरेल हैरान हो जाता है। क्लाइड उसे बताता है कि जब तक ये ग्लास के पास रहेगा तब तक ये खुद को हील करते हुए इमॉर्टल रहेगा और इसे खत्म करने के लिए इसके सिर में से मॉड्यूल को निकालना होगा।
जिसके बाद वो उसे ऐसा करके भी दिखाता है। जिसके बाद वो शीला का मॉड्यूल समझकर सिड का मॉड्यूल अपनी मशीन में लगा देता है, जिसके कुछ ही देर बाद में सिड नैनोटेक के एक्स से बाहर निकलकर रियलिटी में आ जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही क्लाइड को मार डालता है। अब अपनी इस क्रिएशन का पागलपन देखकर डॉक्टर डैरिल तुरंत वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद सिड खुद को चेक करने के लिए अपनी एक उंगली काटकर उसे ग्लास की मदद से वापस रीजनरेट कर लेता है। जिसके बाद वो फैसिलिटी से भागकर शहर की तरफ चला जाता है। वहीं एलिजाबेथ को जब इस बात का पता चलता है तो वो उसे पकड़कर खत्म करने का टास्क पार्कर को देती है, क्योंकि वो एक अच्छा ऑफिसर रहा था और टेस्ट की वजह से वो सिड को जानता भी था। फिर पार्कर से एक डील की जाती है कि ये टास्क कंप्लीट करने पर उसे जेल से फ्री कर दिया जाएगा, जिसके साथ ही उसकी बॉडी में एक ट्रैकर भी डाला जाता है ताकि वो कहीं भाग ना सके। वहीं मेडिसिन पुलिस को ब्लैकमेल करने लगती है कि उसे भी इस मिशन में पार्कर के साथ जाने दिया जाए, नहीं तो वो पब्लिक को इस इंसिडेंट के बारे में बता देगी। जिसके बाद उसे भी साथ भेजा जाता है। लेकिन ये पार्कर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा से ही अकेला काम करता था। जिसके बाद वो दोनों ही उसे पकड़ने के लिए वहां से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिड ने एक कपल को मारकर अपने मर्डर की शुरुआत कर दी थी। उसने हिस्ट्री के फेमस क्रिमिनल चार्ल्स की तरह दीवार पर ब्लड से डेथ टू द पिग्स भी लिखा था। वहीं पार्कर और डॉक्टर कार्टर क्राइम सीन पर जाते हैं ताकि उन्हें कोई एविडेंस मिल सके। दूसरी तरफ डॉक्टर डैरिल बहुत बुरी तरह से डरकर एक मोटल रूम में छुपा हुआ था। वहीं क्राइम सीन पर उन दोनों को कोई एविडेंस नहीं मिलता तो वो डॉक्टर डैरिल के ऑफिस में जाते हैं ताकि वो कोई क्लू ढूंढ सकें। फिर वहां उन्हें एक लैपटॉप में सर्च करने से पता चलता है कि सिड को 200 से ज्यादा पर्सनैलिटीज को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए सभी क्रिमिनल्स की पर्सनैलिटीज उसमें आ गई हैं। और उन क्रिमिनल्स में से एक मैथ्यू ग्रीन्स भी था जिसने पार्कर की फैमिली को मारा था। अभी जानकर पार्कर सिड को मारने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट हो चुका था। अगले सीन में मेडिसिन घर पर अपनी बेटी कैरिन से मिलने जाती है और पार्कर गाड़ी में रहकर रेडियो से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है कि शहर में कहीं और कोई अटैक तो नहीं हुआ। वहीं सिड नाइट क्लब में लोगों को तंग कर रहा था। वो उन्हें बुली करते हुए उनकी चीखों से ऑर्केस्ट्रा को क्रिएट कर रहा था। फिर पार्कर उसे पकड़ने के लिए मेडिसिन के साथ वहां पर जाता है। वहीं पुलिस उनसे पहले वहां पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सिड उन्हें बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेता है और दोबारा होस्टेजेस को बुली करने लगता है। तभी पार्कर वहां पहुंचकर सिड पर अटैक करता है, मगर उसके 20 बुलेट शूट करने के बाद भी सिड पर उनका कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो नाइट क्लब से निकलकर एक पुलिस की कार में वहां से भाग जाता है। पार्कर और मेडिसिन भी अपनी गाड़ी में उसका पीछा करते हैं। रास्ते में सिड रेडियो से उनसे बात करके पार्कर को टोंट मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने कांच खाकर खुद को ठीक भी कर लिया था। और फिर एक ब्रिज तक पहुंचकर सिड वहां से जंप करके वहां से भाग जाता है। पार्कर का मानना था कि सिड के अंदर सबसे खतरनाक पर्सनैलिटी मैथ्यू ग्रेन्स की है, क्योंकि वो भी उसे ऐसे ही टोंट मारा करता था। वो पुलिस को वार्न करता है कि मैथ्यू की तरह सिड भी ऐसी जगहों पर अटैक करेगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग और मीडिया कवरेज हो। दूसरी तरफ सिड अब एक मार्केट में था जहां टीवी पर उसी नाइट क्लब वाले इंसिडेंट की न्यूज चल रही थी। तभी एक लड़का चैनल बदलकर पास के स्टेडियम में चलने वाला एक रेसलिंग मैच देखता है तो सिड उसे जान से मार डालता है। वहीं पास में खड़ा एक आदमी उसे अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन सिड उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो एक अटेंशन सीकर था। इसके बाद वो स्टेडियम में जाता है और वो एक लड़की को हरेस करते हुए उसके बॉयफ्रेंड को नीचे फेंक देता है। तभी गार्ड उसे शूट करता है, लेकिन तभी सिड नीचे रिंग में जंप करता है। उधर उसके पीछे जाने पर मार्केट में स्टेडियम की वीडियो देखकर पार्कर समझ जाता है कि सिड जरूर वहीं पर होगा, लेकिन पार्कर को स्टेडियम में देखते ही सिड वहां से भाग जाता है। अब की बार उसने एक ट्रेन पर चढ़कर एक लेडी को होस्टेज बना लिया था। वो उस पर गन पॉइंट करके पार्कर को वार्न करता है कि वो उसे शूट या चेस ना करे, लेकिन पार्कर फिर भी उसे शूट कर देता है, जो कि उस लेडी को लगने से उसकी डेथ हो जाती है और इसी जुर्म में पार्कर को पकड़कर फिर से जेल भेज दिया जाता है। जिसके बाद पार्कर को अपने पास्ट के फ्लैशबैक आते हैं, जहां पर हमें उसकी स्टोरी बताई जाती है। मैथ्यू एक पॉलिटिकल क्रिमिनल था जिसको पकड़ने का चार्ज पार्कर को दिया गया था और वो उसको पकड़ने के काफी क्लोज भी था, लेकिन उसको रोकने के लिए मैथ्यू ने उसकी बीबी और बेटी को किडनैप करके रूम के दरवाजे पर एक बॉम्ब लगा दिया था। फिर जब पार्कर उन्हें ढूंढकर बचाने गया तो दरवाजा खुलते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब इस इंसिडेंट में पार्कर ने अपनी फैमिली के साथ साथ अपना एक हाथ भी खो दिया था, जिसके बदले में उसने मैथ्यू और उसके साथियों को मार डाला और इन सब में उससे गलती से 2 न्यूज रिपोर्टर्स भी मारे गए, जिस वजह से उसे जेल की सजा मिली थी। इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां पर सिड पुलिस वालों को मारकर पार्कर के पास प्रिजन वैन में आ गया था। सिड उसे बताता है कि तुम्हारे ब्रेन में लगे ट्रैकर में जहर भरा है, जिसे किसी भी टाइम सैटेलाइट की मदद से रिलीज किया जा सकता है, और इससे पहले कि वो तुम्हें मारे, अगर तुम मुझे खत्म कर सकते हो तो कर दो। जिसके बाद वो पार्कर को वहां से फ्री करके भाग जाता है। इसके बाद पार्कर मेडिसिन को कॉल करता है और कहता है कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं मारा,
मेडिसिन उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर पार्कर कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। जिसके बाद वो कब्रिस्तान जाकर पॉइजन रिलीज से अपनी मौत आने का वेट करने लगता है। लेकिन तभी मेडिसिन बिली को कॉल करके जहर के बारे में बताती है कि ऑफिशियल्स उसे रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि वो पार्कर को गार्ड्स का मर्डरर समझ रहे थे। जिसके बाद बिली तुरंत जाकर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो पॉइजन रिलीज ना कर सके। उधर मेडिसिन भी पार्कर को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है। तभी सिड एक वर्कर की ड्रेस पहनकर एक वैन में उसके घर के बाहर आ जाता है। फिर जब मेडिसिन पार्कर के पास पहुंचती है तो वो उसे बताता है कि सिड की बुक बढ़ती जा रही है और अब उसे और भी ज्यादा बड़ी ऑडियंस की जरूरत है। अब पूरे देश में तबाही और केओस फैल गया था। लोग बॉर्डर्स को बंद कर रहे थे ताकि पार्कर यूएसए से भाग ना सके। इन सब में सिड ने टीवी स्टेशन पर कंट्रोल संभालकर अपना लाइव डेथ टीवी स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद अचानक ही चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सब लोग हर जगह से उसे लाइव देख रहे थे। कि तभी मेडिसिन अपनी बेटी कैरिन को टीवी पर देखती है, जिसे सिड ने किडनैप कर लिया था। पार्कर उसे प्रॉमिस करता है कि वो कैरिन को बचा लेगा। साथ ही वो उसे इस नेटवर्क के सभी टेलीफोन लाइंस और ब्रॉडकास्ट को बंद करने को कहता है। उधर सिड अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए लाइव टीवी पर एक आदमी को मारने वाला होता है कि तभी मेडिसिन ब्रॉडकास्ट लाइन को बंद कर देती है। वहीं मेडिसिन को डॉक्टर डैरेल भी मिल चुका था, जिसे वो गन पॉइंट पर लेकर पकड़ लेती है। दूसरी तरफ बिल्डिंग में फोर्सेस पहुंचकर पार्कर को शूट करने लगती है, मगर वो किसी तरह से बचकर 38 फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां पर वो स्टूडियो था। उधर लाइंस कटते ही सिड को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए थी। तभी पार्कर वहां पहुंचकर सिड को शूट करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों फाइट करते करते रूफ टॉप पर चले जाते हैं। सिड पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, तो वो दोनों बिना हथियारों के ही लड़ने लगते हैं, जिसमें सिड पार्कर को नीचे फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक रस्सी में उलझकर वो दोनों ही नीचे लटककर एक खिड़की से टकरा जाते हैं। यहाँ पर पार्कर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन सिड बुरी तरह से घायल हो चुका था। फिर जैसे ही पार्कर उसके करीब जाकर कैरिन का पूछता है, सिड सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करके खुद को रीजनरेट करने लगता है, क्योंकि वो कांच के ऊपर गिरा था। लेकिन तभी पार्कर उसके सिर के पीछे से मॉड्यूल निकाल लेता है, जिससे सिड वहीं खत्म हो जाता है। तभी मेडिसिन भी डॉक्टर डैरेल को लेकर वहां पहुंच जाती है, जो उसे कहता है कि कैरिन की लोकेशन सिर्फ सिड को ही पता थी। लेकिन तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम दोबारा से रूफटॉप का सीन देखते हैं, जहाँ पर इस बार सिड ने पार्कर को नीचे फेंक दिया था। मगर पार्कर मरता नहीं और उसका निकला हुआ खून भी वापस चला जाता है। दरअसल सिड को मारने के बाद उसके मॉड्यूल को वीआर में ले जाया गया और यहाँ पर उसके साथ पार्कर और मेडिसिन भी थे। इसका सिड को पता नहीं था कि वो लोग वर्चुअल रियलिटी में हैं, क्योंकि वो लोग उससे कैरिन की लोकेशन जानना चाहते थे। अब की बार डॉक्टर डैरेल बिली के सामने वीआर को हैंडल करते हुए उनकी मदद कर रहा होता है। वहीं सिड रूफटॉप पर मेडिसिन से बातें कर रहा होता है, जो उससे बार बार कैरिन की लोकेशन पूछ रही थी। तभी वो वहां पर रखे एक एग्जॉस्ट फैन सिलेंडर पर नॉक करके बताता है कि कैरिन इसके अंदर है। तभी पार्कर उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर सिड समझ गया था कि वो दोबारा वीआर में आ गया है। बिली तुरंत डॉक्टर डैरिल को उन्हें बाहर निकालने को कहता है। वो जल्दी से मेडिसिन को तो बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो पार्कर के ब्रेन को मेल्ट करके उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मेडिसिन उसे शूट कर देती है और पार्कर को बचा लेती है। फिर पार्कर को वहां से बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद वो दोनों कैरिन को रेस्क्यू करने जाते हैं। लेकिन जब मेडिसिन सिलेंडर को खोलने लगती है तो पार्कर उसे रोक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये कोई ट्रैप होगा। जिसके बाद वो अपने नकली हाथ से उस फैन को रोककर उसके ऊपर से उसके अंदर चला जाता है। उधर सिड ने पार्कर के लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ा था कि अगर कैरिन अपनी जगह से थोड़ी सी भी उठी तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन पार्कर अपने फेक हाथ से वायर निकालकर किसी तरह बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है और कैरिन को बचा लेता है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में सिड उस मॉड्यूल को नीचे फेंक कर तोड़ देता है, ताकि सिड जैसा इतना खतरनाक कैरेक्टर कभी भी इस दुनिया में वापस ना आ सके। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें बैंकॉक का एक स्कूल दिखाया जाता है, जिसका नाम पंटाना विटाया है। ये बैंकॉक का सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल है। लोगों का कहना है कि ढीठ से ढीठ और बिगड़े हुए स्टूडेंट्स भी इस स्कूल में आकर सुधर गए। इस स्कूल में टोटल 427 रूल्स हैं, जो हमेशा फॉलो करने होते हैं। ये रूल्स इतने ज्यादा हैं कि इन पर पूरी एक बुक लिख दी गई है, और जो भी इन रूल्स को तोड़ेगा, चाहे वो गलती से ही सही, तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसी वजह से स्टूडेंट्स स्कूल में बहुत ज्यादा डर कर रहते हैं और बस पपेट्स की तरह रूल्स को फॉलो करते रहते हैं। और अगर हम टीचर्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा बेदिल, सख्त और क्रूल हैं। टीचर्स को स्टूडेंट्स पर जुल्म करना बहुत पसंद है, और इसी वजह से स्कूल ने अपना चार्म खो दिया है और अभी ये स्कूल बेरंग यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। स्कूल के अंदर कोई भी कलरफुल चीज लाना रूल के खिलाफ है और सिर्फ प्रिंसिपल ही यहाँ पर कलरफुल ड्रेस पहन सकता है। अब एक न्यू स्टूडेंट इस स्कूल में आती है, जिसका नाम नैनो है। नैनो बहुत ज्यादा चीयरफुल लड़की है, जिसे मौज मस्ती करना बहुत पसंद है। पर जैसे ही वो हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर।
नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। वो स्कूल के गेट से अंदर एंटर होती है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। फिर नैनो क्लास में आती है तो एक टीचर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। नैनो टीचर की बात मानते हुए अपने नए क्लासमेट से भी हेलो हाय करती है, जिसके जवाब में वो स्टूडेंट सिर्फ हल्की सी स्माइल करते हैं। अब क्लास शुरू होती है और नैनो एक शाय सी दिखने वाली लड़की के साथ जाकर बैठती है। नैनो उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो लड़की उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। फिर नैनो कुछ देर बाद अपना बैग ओपन करती है तो गलती से उसकी लिपस्टिक नीचे गिर जाती है, जिसका कलर डार्क रेड होता है और कोई भी कलरफुल चीज स्कूल में लाना रूल्स के खिलाफ है। अब स्टूडेंट्स उसकी लिपस्टिक को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन वहीं उस टीचर के देखने से पहले ही वो शाय गर्ल उस लिपस्टिक को उठा लेती है, जिस पर नैनो उसे थैंक यू बोलकर लिपस्टिक को फिर से बैग में डाल देती है। फिर कुछ देर बाद स्कूल की डिसिप्लिन इंचार्ज क्लास में आती है, जिसका नाम लीसा है और ये स्कूल की सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट और क्रूल टीचर है। बच्चे इस टीचर से इतना ज्यादा डरते हैं कि उसको देखते ही सबकी पैंट गीली हो जाती है। आज लीसा क्लास में बच्चों का बैग चेक करने आई है और जब नैनो की बैग चेक कराने की बारी आती है तो वो अपना बैग चेक करवाने से मना कर देती है, लेकिन लीसा जोर से उसका बैग छीन लेती है और उसे चेक करने लगती है। अब पूरी क्लास डरते हुए इंतजार में थी कि अब लीसा को वो लिपस्टिक मिल जाएगी, लेकिन वो लिपस्टिक उसके बैग में होती ही नहीं, क्योंकि नैनो ने लिपस्टिक कहीं और छुपा दी थी। और अब नैनो काफी कॉन्फिडेंट सी स्माइल पास करती है, जिसके बाद लीसा भी क्लास से बाहर चली जाती है। इसके बाद नैनो अपना असली चेहरा दिखाने लगती है, जो सिर्फ इस वजह से स्कूल में आई थी ताकि ये इस स्कूल का माहौल और इस स्कूल के रूल्स को पूरा चेंज कर दे और इन टीचर्स को बच्चों पर इतनी ज्यादा सख्ती करने की सजा दे सके। नैनो को पढ़ाई या नए दोस्त बनाने से कोई मतलब नहीं था, उसका सिर्फ एक मकसद है टीचर्स को पनिश करना। अब नैनो सभी स्टूडेंट्स के सामने लिपस्टिक लगाने लगती है और स्टूडेंट्स रूल को पहली बार ऐसा टूटते हुए देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम नैनो को शाय गर्ल के साथ कैफेटेरिया में देखते हैं। वो लड़की उससे बात करते हुए उसे समझाने लगती है कि नैनो तुम्हें स्कूल में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। वो बताती है कि अभी कुछ दिन पहले 2 स्टूडेंट्स ने रूल तोड़ा, जिस वजह से उन्हें एक स्कैरी रूम में बंद कर दिया गया और वो 3 दिन से वहीं पर हैं। नैनो ये सुनकर जरा भी नहीं घबराती, उल्टा हंसने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर लीजा आ जाती है और नैनो के रेड लिप्स देख लेती है। वो सख्ती से उसकी लिपस्टिक रिमूव करती है और नैनो को एक पनिशमेंट देती है कि नैनो को बुक में से हर एक रूल को याद करना होगा, वो भी बाहर कड़कती धूप में खड़े रहकर। अब स्कूल के मिनियंस उसे देख रहे थे और नैनो जोर जोर से हर रूल को पढ़ते हुए हंस रही थी। नैनो को ऐसा बर्ताव करते हुए काफी स्टूडेंट्स और टीचर देख रहे थे। तभी लीजा वहाँ आती है और नैनो तभी उसके सामने एक लाइटर से रूल बुक को जला देती है। स्टूडेंट्स अब नैनो को पागल समझने लगते हैं, पर तभी नैनो कहती है कि बुक में ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता हो कि तुम इस बुक को जला नहीं सकते। अब नैनो को स्कैरी रूम में ले जाया जाता है और उसके पास 2 स्पीकर रखे जाते हैं और इन स्पीकर्स में ऊंची आवाज में बुक के सारे रूल्स प्ले हो रहे थे। अब इतनी ऊंची आवाज में भी नैनो वहाँ पर मजे से बैठी थी और हंसते हुए एंजॉय कर रही थी। फिर अगले दिन नैनो क्लास में वापस आ जाती है और उसने अपने बालों पर ग्रीन रिबन पहने हुए थे और ये ग्रीन रिबन स्कूल में डिसओबे का साइन शो करते हैं। अब उसके क्लासमेट्स उसे इतनी जल्दी वापस क्लास में देखकर बहुत हैरान थे। तभी नैनो उनको बताती है कि उसने सभी 427 रूल्स याद कर लिए हैं और वो कहती है कि स्कैरी रूम जरा भी डरावना नहीं था और अगर हम सभी स्टूडेंट्स मिलकर रूल्स तोड़ें तो हम यहाँ पर पार्टी कर सकते हैं। अब क्लासमेट्स उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है और वो नैनो को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने कब नैनो को उस स्कैरी रूम से रिलीज किया। लीजा अब नैनो को सख्ती से रूल्स फॉलो करने के लिए कहती है, पर नैनो उसके जवाब में कहती है कि ये रूल्स बहुत ज्यादा फिजूल हैं। अब लीजा फिर से नैनो को स्कैरी रूम में ले जाती है ताकि वो उसे और भी ज्यादा सख्त सजा दे सके। रूम में आते ही लीजा नैनो की आंखों पर तेज फ्लैशलाइट मारती है और उसे बार बार रूल्स को बोलने को कहती है और ये सब पूरे दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर अगले दिन नैनो क्लास में वापस आ जाती है और इस बार नैनो ने अपने बाल पर्पल डाई किए हुए थे। अब क्लास में बहुत से बच्चे उसकी साइड हो गए थे, क्योंकि धीरे धीरे सभी बच्चों में डर खत्म हो रहा था और नैनो भी धीरे धीरे अपने मिशन में सफल हो रही थी। अब लीजा एक बार फिर से उसे स्कैरी रूम में ले जाती है और वहां जाकर उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। नैनो जोर जोर से हंसने लगती है और इसके बाद वो लीजा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि पूरे स्कूल का सिस्टम चेंज हो जाए और जो रूल्स स्टूडेंट्स को उनकी आजादी से रोकते हैं वो बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं। अभी सुनकर लीजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पनिशमेंट में एक चिमटे से नैनो की जुबान खींच लेती है। हम देखते हैं कि इतना दर्द सहते हुए भी नैनो अभी भी हंस रही थी। इसके बाद लीजा अपने ऑफिस में बैठी नैनो के बारे में ही सोच रही थी
कि तभी वहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट आती है जिसका नाम यूरी होता है। वो लीजा को कहती है कि मैं नैनो को अच्छे से जानती हूँ क्योंकि इससे पहले वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे। यूरी लीजा को रिक्वेस्ट करती है कि उसे हेड इंस्पेक्टर बना दिया जाए क्योंकि सिर्फ वो ही ऐसी लड़की है जो नैनो को ठीक कर सकती है, पर लीजा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। फिर यूरी अपना फोन निकालती है और स्टूडेंट्स की ग्रुप चैट दिखाती है जिसमें स्टूडेंट्स स्कूल के सिस्टम के खिलाफ जाने के बारे में बात कर रहे थे और रूल्स को तोड़ने का प्लान बना रहे थे। यूरी उसे बताती है कि वो एक फेक आईडी बनाकर ग्रुप के बच्चों पर नजर रख रही है। अभी देखकर लीजा इंप्रेस हो जाती है और उसे हेड इंस्पेक्टर बनाने के लिए मान जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रूल्स के अगेंस्ट बात करने वाले स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दी जा रही है और इन स्टूडेंट्स को पूरी रात इसी पोजीशन में बैठना होगा। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं यूरी लीजा का और भी ज्यादा ट्रस्ट जीतने लगती है और फिर जल्दी ही उसे उसके ऑफिस का एक्सेस भी मिल जाता है। फिर एक दिन वो चुपके से लीजा के ऑफिस में जाकर कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखने लगती है जिससे हमें पता चलता है कि यूरी का इस स्कूल में आने का कोई और मकसद है। वहीं नैनो भी अपनी क्लास में वापस आ जाती है और वो भी बोल पा रही थी जबकि कुछ दिन पहले ही लीजा ने उसकी जुबान खींच ली थी। अब वो अपने डेस्क पर आती है तो उसे एक रेड रिबन वाला एनवलप मिलता है जिस पर लिखा हुआ था टॉप सीक्रेट। अब नैनो स्माइल करती है और एक्साइटमेंट में उस एनवलप को ओपन करती है। अब हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं जिसमें नैनो ने काफी सारे पोस्टर्स उठा रखे हैं। तभी उसको यूरी मिलती है जिसने वही रिबन पहन रखा है जो एनवलप पर लगा हुआ था। इससे साफ जाहिर था कि वो एनवलप यूरी ने भेजा था। नैनो जल्दी में थी और वो यूरी को साइड में होने को कहती है। कुछ देर बाद नैनो टॉप फ्लोर पर जाकर पोस्टर्स को लगाने लगती है। तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उससे पूछती है कि इन पोस्टर्स में क्या है। तभी नैनो स्माइल करते हुए बताती है कि इसमें वो सभी इन्फॉर्मेशन है जो इस स्कूल में करप्शन की गई है। हर साल गवर्नमेंट करोड़ों रुपए स्कूल को देती है ताकि वो इन स्कूल्स को बेहतर से बेहतर बना सके, जबकि उनमें से 5% फंड्स भी स्कूल की फैसिलिटी पर खर्च नहीं किए गए। स्कूल अभी भी बहुत ज्यादा गंदा है और रूम्स बिल्कुल बेकार हैं और खाने के टेस्ट की तो बात ही छोड़ दो। अब ये बात तो साफ थी कि स्कूल के टीचर्स ही वो सारा पैसा अपने पास रख रही थी। ये सुनते ही लीसा उससे पोस्टर छीनने लगती है और नैनो को रोकने लगती है। वहीं पास में यूरी भी छुपकर खड़ी हुई थी जो ये सब कुछ देखकर रिकॉर्ड करने लगती है। फिर कुछ देर बाद यूरी वहां पर आकर नैनो को बालकनी से धक्का दे देती है और नैनो की नीचे गिरने से मौत हो जाती है। अब स्कूल के सभी बच्चे नैनो की ऐसी मौत देखकर बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद यूरी वो सारे पोस्टर्स नीचे गिरा देती है ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि टीचर्स कितने ज्यादा करप्ट हैं, और फिर रिकॉर्ड हुई वीडियो को वो ग्रुप चैट में सेंड कर देती है ताकि सभी को लगे कि नैनो की मौत की जिम्मेदार लीजा है। अब यूरी का ये प्लान काम कर जाता है और स्टूडेंट्स जैसे ही वो वीडियो और पोस्टर देखते हैं सभी स्टूडेंट्स गुस्से से पागल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स गुस्से में टीचर के पीछे भागने लगते हैं और लीसा और बाकी टीचर्स को पकड़कर पीटने लगते हैं। इसके बाद सब टीचर्स को स्कूल के मेन हॉल में लाया जाता है और तभी यूरी आगे बढ़कर अनाउंस करती है कि अब कोई भी स्टूडेंट्स रूल फॉलो नहीं करेगा। सालों से जो जुल्म स्टूडेंट्स पर किया जा रहा है वो सब रूल सब टीचर्स को फॉलो करने होंगे, और जो टीचर्स रूल्स फॉलो नहीं करेंगे उन्हें स्कैरी रूम में पनिश किया जाएगा। अब यूरी सभी टीचर्स को अपने कन्फेशंस पेपर पर लिखने को कहती है। बहुत सारी टीचर्स मान जाती हैं, लेकिन लीजा कुछ भी लिखने से इनकार कर देती है। अब बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उनमें से एक बच्चा लीजा का गला दबाने लगता है और इसी सब के चलते लीजा की मौत हो जाती है। फिर जब स्टूडेंट्स लीजा को मरा हुआ देखते हैं तो वो सब उस लड़के के पीछे पड़ जाते हैं जिसने लीजा का गला दबाया था। कुछ कहते हैं कि इस लड़के को स्कैरी रूम में भेजा जाए तो कुछ कह रहे थे कि इस लड़के को फांसी दे दी जाए। तभी स्कूल का प्रिंसिपल हाथ में गन लिए वहां पर आता है और सभी को एक जगह पर खड़े होने और टीचर्स को फ्री करने के लिए कहता है। प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को चांस देता है कि अगर तुम वापस से रूल्स फॉलो करने लगो और दोबारा कभी भी इस स्कूल में ऐसा माहौल ना बनाओ तो वो उनको माफ कर देगा, यहाँ तक कि वो लीसा का मर्डर भी माफ कर देगा। अब कुछ स्टूडेंट्स उससे डरते हुए उससे माफी मांगने लगते हैं, पर उनमें से कुछ स्टूडेंट्स अभी भी खामोश थे जिनमें एक यूरी भी थी। फिर जिन स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल की बात नहीं मानी वो उनको एक जगह पर खड़ा करता है ताकि वो उनको सजा दे सके। सबसे पहले वो यूरी को बुलाता है क्योंकि उसी ने ही ये सब शुरू किया था। अब प्रिंसिपल एक तलवार उठाता है ताकि वो यूरी का सर काट सके, लेकिन तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। इसके साथ ही उसके 3 और वर्जन्स भी नजर आते हैं, जिनमें से एक की जुबान कटी हुई थी, एक ने ग्रीन रिबन पहन रखा था और आखिरी वाली नैनो फ्रेश स्टूडेंट थी। अब हमें पता चलता है कि जब जब नैनो को स्कैरी रूम में सजा दी गई तो उसके एक न्यू वर्जन ने उसके ओल्ड वर्जन को रिप्लेस कर दिया और इसी वजह से वो हमेशा पनिश होकर भी क्लास में वापस आ जाती थी। अब नैनो के चारों वर्जन दरवाजों को बंद करके टीचर को लॉक कर देते हैं और फिर नैनो का वो वर्जन जो थोड़ी देर पहले मर चुका था प्रिंसिपल के पास जाकर उसको अपनी गन नीचे करने को कहती है।
पर प्रिंसिपल उसकी बात को ना मानते हुए वो गन उसकी तरफ ही पॉइंट कर देता है। तभी सभी स्टूडेंट्स अपना मोबाइल फोन निकालकर इंटरनेट पर लाइव आ जाते हैं और प्रिंसिपल की वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, जो कि डिसिप्लिन के नाम पर अपने स्टूडेंट्स को मारना चाहता है। अब प्रिंसिपल ये सब देखकर डर जाता है और अपनी गन नीचे फेंक देता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स उसको पकड़ लेते हैं। तभी यूरी वहां से भागने की कोशिश करती है, पर नैनो उसको रोक लेती है। अब स्टूडेंट्स को पनिशमेंट का कोई डर नहीं है और वो अब नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह रह पाएंगे। स्टोरी के लास्ट सीन में नैनो यूरी और बाकी टीचर्स को स्कैरी रूम में लॉक कर देती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि अब उसका मिशन पूरा हो चुका था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।